नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज कक्षा क्लास 7th की मतलब कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पर्यावरण की बुक मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी का साथ चाहिए और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए पर्यावरण के बारे में जानते हैं। ऐसे तो काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं क्योंकि बच्चों की किताबें हैं, क्लास 7th की किताबें हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कहानियों के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन हमें जो ज़रूरी चीज़ें वही सीखते हैं। इसमें सबसे पहला यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से क्या पूछा। देखिए, रवि एक बच्चा है जो कि जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो फिर बाद में जब स्कूल जाने लगता है तो वो जहाँ पे खेला करता था, खेल का मैदान जो था, वो देखता है कि उसमें मतलब कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वो मैदान हटाया जा रहा है। तो बड़ा उदासी से आके टीचर से पूछता है कि क्या हो रहा है ये। तो बाद में फिर टीचर से ऐसे उसकी बातचीत होती रहती, तो उसके बाद वो पूछा, जब बात आई कि पर्यावरण की, तो रवि ने पर्यावरण के बारे में पूछा कि सर पर्यावरण क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन आता है ऑनलाइनर में कि पर्यावरण क्या है, तो जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं वो क्या है, पर्यावरण। शिक्षक ने बताया कि जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं वो पर्यावरण है। तो जो कुछ अपने आसपास आप क्या देखते हैं, अगर वो स्कूल का बच्चा है तो स्कूल में क्या देखता है, टेबल कुर्सी मेज चेयर चॉक डस्टर मैडम टीचर एट्सेट्रा, ये सब क्या है, पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति द्वारा निर्मित रहती है। अब मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण होती है, जैसे कि हम खुद अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, चलने के लिए रोड बनाते हैं, और दूर जाने के लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, पंखा कूलर टीवी फ्रिज, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज लाइब्रेरी, ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण है। तो शिक्षक ने बताया उसको। फिर रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन मेज कक्षा रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान सड़क कूड़ा करकट मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के हैं। तो शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन जरा रुको। उन्होंने फिर बताया, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत। सही बात है, पर्वत आदमी ने तो बनाया नहीं। नदियाँ, बड़े बड़े सागरों से पहाड़ों से निकल कर सागरों में गिरती हैं नदियाँ। पेड़ पेड़ अपने से उगते हैं। प्राणी जैसे हम लोग, इसको तो मनुष्य ने बनाया नहीं। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो यहाँ दोनों का उदाहरण है, जैसे कि पर्वत नदियाँ पेड़ प्राणी, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। जबकि अन्य जैसे सड़क कार कपड़े इत्यादि, ये है मानव निर्मित पर्यावरण। तो ये आपको पर्यावरण समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण है क्या। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। सही बात है, मूल आधार कैसे, सांस हम लेते हैं तो बिना वायु के आप सांस ले सकते हैं, तो ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पानी जो पीते हैं जल, बिना इसके हम रह नहीं सकते। भोजन जो करते हैं वो भूमि से मिलता है। तो ये सब क्या है, पर्यावरण है। अब पर्यावरण को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने या विश्व ने पर्यावरण को ज़्यादा अहमियत क्यों दी, क्योंकि उनको पता है कि हम पर्यावरण को अगर नहीं बचाते हैं, नहीं प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं या प्रकृति को नहीं बचाते हैं, तो आज नहीं कल हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना की स्थिति क्या थी। बहुत ही बुरी स्थिति से मानव गुजर रहे थे, और सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ हुई, शहरों में। लगभग करोड़ों लोग मारे गए। वो तो ठीक है कि डेटा में हमें बताया गया कि लाखों लोग मारे गए, लेकिन करोड़ों लोग विश्व भर में मारे गए। उसका कारण यही था, हमने मनी प्लांट लगाए, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं हम, छोटी छोटी फूल पत्ती लगाते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि बस सुंदरता नहीं, पर्यावरण के लिए हमें चाहिए बड़े वृक्ष लगाना, नदियों के कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खनन को बंद करना। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि हम पर्यावरण प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, और उसी वजह से हमारी कोरोना में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए पर्यावरण के घटक क्या क्या है। देखिए, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक घटक जैसे कि मैंने बता दिया, ये यहाँ तक। स्थलमंडल जहाँ आप रहते हैं, पृथ्वी। वायुमंडल जो हवा है, हवा में जहाँ जहाँ एरोप्लेन वगैरह चलती है। जलमंडल जहाँ पे पानी नदियाँ महासागर हैं।
और सजीव मंडल, जहाँ पे हम तीनों को मिलाकर एक साथ का जो मंडल है वो सजीव मंडल कहलाता है। जैव मंडल जिसको बोलते हैं, जैव मंडल का मतलब रहता है जहाँ पे जीवों का निवास हो। जैसे वो वायु से अपनी हवा लेता है तो वायुमंडल की भी ज़रूरत है उसे। स्थल मंडल जहाँ पे वो घर बनाता है, स्थल मंडल की जरूरत। जल मंडल जहाँ से पीने के लिए पानी लेता है, जल मंडल की जरूरत। ये तीनों मिलकर बनाते हैं सजीव मंडल या जैव मंडल। ये समझ में आ गया। और अगली बात, अब दूसरा घटक मानव निर्मित, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। देखिए सड़क कहाँ पड़ती है? जमीन पे। पुल कहाँ बनता है? नदियों पे। इमारतें कहाँ बनती है? स्थल में। पार्क आप देख ही रहे हो कहाँ बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण के घटक। 2 घटक ये हो गए। तीसरा, मानव कौन कौन से? अब मानव क्या है? मानव यहाँ पे व्यक्ति हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, धर्म के अंतर्गत आ सकते हैं, शैक्षिक शिक्षक हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, ये सब क्या है? मानव। ये मानव को इन्होंने दिखाया है, जो कि मानव को ज़रूरत होती है। किसकी? पर्यावरण की। पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें दी गई। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अपने रहने के लिए हम प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। अब 2 प्रकार का यहाँ एक चीज़ हमको दिखाई देता है। एक होता है जैविक या जीवी, या अजैविक या अजीवी। जीवी मतलब जिसमें जीव हो, जैसे कि कीड़े मकोड़े, पेड़ पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य। अजीवी क्यों है? जैसे स्थल, जल, वायु, नदी, पहाड़, झरने, ये सब क्या है? अजीव मंडल है। लेकिन हमें ये प्रभावित जरूर करते हैं, हम इनके बिना रह नहीं सकते। इसी तरीके से देखिए ऊपर के वार्तालाप में आप समझ गए होंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर के वार्तालाप में आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, मतलब जहाँ वो स्थान है, वस्तुएं, वहाँ की वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, ब्रश, मंजन, कॉपी, किताब, इत्यादि, एवं प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, नदी, ये सब क्या है? पर्यावरण है। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब कुछ परिघटनाएं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ मानव ने बनाए हैं, कुछ प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो बच्चों, अगर ये क्लास 6 के वाले बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों, हमारे लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है आप समझ ही रहे हो। बिना जल के आप रह नहीं सकते, बिना वायु के आप सांस नहीं ले सकते। ये सब पर्यावरण। आगे की बात करते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी विधियों, गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। ठीक है, समझ में आया? अगली देखिए, ये चीज़ें बड़ी, ये बेहतरीन चीज़ है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर एवं एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ये आपको याद रखना है, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन किसी भी जगह। अगली, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल याद रखिए। एवं चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। स्थलमंडल का वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरनों के लिए स्थल, घास का मैदान प्रदान करता है और खनिज संपदा का भी स्रोत है। देखिए सिंपल शब्दों में समझिए, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका घर है, हॉस्पिटल है, जहाँ से पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पहाड़ों से हमें खनिज मिलते हैं जैसे लोहा, तांबा, चूना, पत्थर, जिनसे हम घर बनाते हैं, और जहाँ पे पशुओं के लिए घास चरने के लिए मैदान होते हैं, हमारे खेती करने के लिए मैदान होते हैं, हमारी आवागमन के लिए सड़कें होती हैं, ये सब क्या है? स्थल मंडल में आते हैं। देखिए आकृतियों द्वारा समझाता हूँ, एकदम सिंपल शब्द। देखिए
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चित्र है क्या। देखिए, जल मंडल जो जल से भरा पूरा, जैसे इसमें महासागर भी आते हैं, नदियाँ भी आती हैं, झील आते हैं, तालाब आते हैं, छोटे छोटे पोखरे आते हैं, जल की कुंड आते हैं, ये सब क्या है, जल मंडल, जहाँ पे जल है। स्थल मंडल क्या है, जो कि आप देख रहे हो, ये है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ आपका आवास है, बस चलती है, ट्रेन चलता है, खेल की मैदान है, जहाँ पे सिंचाई होती है, बुआई होती है, फसल उगते हैं। वायुमंडल क्या है, जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है, वायु ऊपर देखते हो आप आकाश की तरह, ये वायुमंडल है। अब सोचिए, बिना वायु के आप रह सकते हो? नहीं। तो वायु की ज़रूरत किसको पड़ी? मनुष्य को। बिना जल के मनुष्य रह सकता है, जीव रह सकता है? नहीं। मनुष्य की ज़रूरत पड़ी जल की। और बिना ज़मीन पे मनुष्य रह सकता है? जैसे कि वो घर बनाता है, सड़क, हॉस्पिटल, रेलवे, इसके भी बिना नहीं सकता है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ी मनुष्य को। तो ये तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मंडल होता है, जहाँ पे जीवों का निवास होता है, वो होता है जल मंडल होता है। वो क्या होता है? जल मंडल। मतलब तीनों को एक जगह मिलाकर जो एक एरिया प्राय होता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। इसी जैव मंडल में हमारा इन्वायरमेंट आ जाता है। हमारा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, ये पूरा इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। और हम किसके अंतर्गत आते हैं? जैव मंडल के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि जल को जल मंडल, स्थल को स्थल मंडल, ऐसे ही वायु को वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने डिटेल में समझाया था, हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, सागर, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है, जलाशयों से मिलकर। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बिना जल के आप नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे आप सांस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों को हमारी रक्षा करता है। अब आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको समझ में आता होगा, पेप्सी, कोका कोला, हमारा स्टिंग, हमारी बहुत सी वस्तुएं हैं जो आप पीने के लिए, माजा, स्लाइस, फ्रूटी, पीने के लिए जो वस्तुएं होती हैं, ये भी तो जल से ही बनी होती हैं। बिना जल के ये हो नहीं सकता है। ठीक है। अब वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, जो पृथ्वी के चारों ओर फैली है, जहाँ से आप सांस लेते हो, ये वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। पता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है ना पृथ्वी पे, तो क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब पराबैंगनी किरणें वहाँ से आती हैं, जो कि पता है वो कैंसर पैदा कर सकती हैं, जो कि आपको इतनी ज़्यादा उसमें गर्मी होती है कि आपको झुलसा सकती हैं। इसको रोकने के लिए वायुमंडल का निर्माण हुआ है। वायुमंडल का निर्माण किसी ने नहीं किया है, ये प्रकृति ने किया है, भगवान ने किया, जिसको आप मानते हो। तो वायुमंडल क्या करता है? आपको सांस लेने में मदद करता है। सूर्य पर आने वाली किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, उनमें से जो कि पराबैंगनी किरण होती हैं, जो कि सोमेटिक कैंसर, कायिक कैंसर का जो निर्माण करती हैं, उससे बचाती हैं पैराबैंगनी। ठीक है। तो ओजोन लेयर होता है वायु में, ओजोन लेयर जो होता है वायु में, वो क्या करती है? इसको रोकती है। तो ये वायुमंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम लोग गर्मी से मर जाएंगे। नेक्स्ट, कई प्रकार की गैस, धूल व कण एवं जलवाष्प उपस्थित हैं वायुमंडल में। परिवर्तित होने से मौसम में जलवायु में परिवर्तन होता है। कभी कभी आप देखते हो वर्षा होने लगती है, कभी कभी आप देखते हो कि बहुत गर्मी पड़ने लगती है, कभी कभी आप देखते हो कि बहुत सर्दी पड़ने लगती है। ये सब वायुमंडल में ही होता रहता है, वायुमंडल के परिवर्तन से होता है, मौसम के परिवर्तन से होता है। पादप एवं जीव मिलकर वायुमंडल या सजीव का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थल मंडल, जल एवं वायु मिलकर समूह बनाते हैं। देखिए, आप सोचते होंगे पूरे पृथ्वी पे जीव नहीं, जैव मंडल नहीं है। नहीं, पृथ्वी 6370 किलोमीटर गहरी है। 6370 किलोमीटर गहरी है।
सोचो किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक अभी ये खोज चुके हैं। शायद रूस या अफ्रीका या किसी ऐसी जगह जहाँ खुदाई हुई है, जहाँ 12 किलोमीटर तक ये पृथ्वी खोदे हैं, उसके बाद ये नहीं खोद पाए। 6300 किलोमीटर पृथ्वी है, 6300 किलोमीटर अंदर, ठीक है। तो ये सब छोटा एक एरिया है जहाँ पे जीवमंडल का निर्माण होता है, जैवमंडल, जहाँ पे जल, वायु ये सब मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है, परितंत्र क्या है। परितंत्र क्या है? जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के निर्भर होते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं, इन सब पे निर्भर होते हैं, वो जैवमंडल कहलाती है, ठीक है। परितंत्र कहलाती है, परितंत्र कहलाती है। अगर परितंत्र को अगर मैं बाकायदे आपको बताऊं तो परितंत्र क्या होता है, तो एक शब्दों मतलब वाक्यों में अगर बताऊं तो जिस तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? परितंत्र, या परि मतलब दूसरे के ऊपर, परितंत्र, परि मतलब दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर जो रहते हैं परितंत्र कहलाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ये बच्चों की कहानी यूँ नहीं दी गई हो, यहाँ पढ़ सकते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध की परितंत्र का निर्माण करता है। मैंने परितंत्र पहले ही बता दिया आपको कि वो परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे ताल का भी एक परितंत्र होता है। तो सभी जीवों का, सभी प्रकार के जीव, जैसे पेड़ों का अलग अपना परितंत्र है, मनुष्यों का अपना परितंत्र है, जीव जंतुओं का अपना परितंत्र है। इन्होंने क्या बोला है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, प्रायः एक दूसरे पर। देखिए यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़े, प्रायः एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक दूसरे पर मतलब हम पेड़ पर आश्रित हैं तो पेड़ हमारे पे आश्रित है, हम उसे पानी डालते हैं तो बड़ा करते हैं। जीवधारी भी, जैसे हमारे पर कुत्ता आश्रित है, हम कुत्ते के ऊपर आश्रित हैं। घोड़ा, जैसे घोड़ा हमें चढ़ने के लिए चलता देता है तो घोड़ा हमसे चना खाता है, तो हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? परितंत्र कहलाता है, जहाँ पर परि मतलब दूसरा, तंत्र मतलब वो जगह, वो कार्य, परितंत्र कहलाता है। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत विशेष कुछ नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अब परितंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसको बताते हैं, ये जो एरिया है ये अभी बताते हैं आपको, ये वाला एरिया अभी थोड़ी देर इसके बाद, क्योंकि ये आपको तब समझ में आ जाएगा। देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब उसके साथ हम भी क्रिया करते हैं, वो हमारे साथ करता है, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। जैसे आपको लगता है यहाँ घास जम गई घर के सामने, तो आप क्या करते हो? उसको हटा देते हो, वहाँ कोई अच्छा सा फ्लावर लगा देते हो, ठीक है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप, प्रारंभिक मानव आज से 50 लाख वर्ष पहले जो प्रारंभिक मानव था वो प्रकृति के हिसाब से जीता था। कैसे? जैसे उसे अगर पेड़ पौधे से घास फूस खा लिया, पेड़ पौधे की पत्तियाँ खा लिया, फल फूल खा लिया, ये प्रारंभिक मानव थे। मांस खा लिया जानवरों के, नदियों में पानी पी लिया, ठीक है। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति उनकी आवश्यकताएं पूरी करती थी। प्रकृति, मैंने जैसे बताया कि पेड़ों से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। अब क्या हुआ कि उसी पेड़ पौधों को काट के हमने मैदान बना दिया, खेती करने लगे, गाय भैंस रख लिया, दूध दोहने लगे, दूध खाने लगे, उसके बाद फसल उगाने लगे, गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, कपास, फसल उगाने लगे, फिर वहाँ हॉस्पिटल बना दिया। तो क्या हुआ? पर्यावरण में परिवर्तन करने लगे। यहाँ पे पर्यावरण का नुकसान भी बहुत हुआ, ठीक।
ठीक है। उसने क्या, फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हो गया, जहाँ से वो आने जाने लगा, जिस पे गाड़ी बनाकर, ठीक है। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? वस्तु का मतलब होता है, जैसे आपने फसल उगाई, आपने चना उगाया, मोहन ने रवि ने क्या उगाया, गन्ना उगा लिया। अब आपको खाने के लिए चना की ज़रूरत पड़ी, अब मोहन को गन्ने की ज़रूरत पड़ी, तो हम दोनों ने उगा लिया। अब क्या हुआ कि मोहन सोचा गन्ने तो ज़्यादा हैं, तो गन्ने उन्होंने मुझे दे दिए, और हमने उसे क्या किया, चना दे दिया। तो जब दोनों एक दूसरे की वस्तु को अदला बदली कर लिए, तो वो क्या कहलाया, वस्तु विनिमय पद्धति। पद्धति का मतलब होता है वस्तु विनिमय रास्ता, क्रिया। पद्धति का मतलब क्रिया, और वस्तु का मतलब होता है आप जो देख रहे हो, टेबल, कुर्सी, मेज, चेयर, गन्ना, फसल, अनाज। जैसे मुझे घड़ी पसंद आई आपकी, तो आपने मुझे घड़ी दे दिया। आपको मेरी क्या हो, टी शर्ट पसंद आई, तो आपने मुझसे टी शर्ट ले लिया। ये था वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय पद्धति। ये कब तक था? जब तक मुद्रा मतलब पैसे, रुपयों का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। व्यापार का आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति के पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। आप देखते हो कभी कभी गांव में भी अपनी दादी अम्मा क्या कहती हैं कि किसी की अम्मा से, किसी की बहन से क्या कहती हैं कि तुम मुझसे जौ ले लो, हम तुम्हें गेहूं दे देते हैं। हमारे पास गेहूं ज़्यादा है, तुम्हारे पास जौ ज़्यादा है, हम दोनों वस्तु विनिमय कर लेते हैं। यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने का उसका उपयोग सीखना चाहिए। अब देखिए सीधी बात, क्यों रहते हैं भाई, क्यों, मैं बताता हूँ। गर्मी में बादाम आप खाओगे, बहुत गर्मी लगेगी। गर्मी में आप क्या क्या खाते हो? फ्रूटी पीते हो, मैंगो जूस पीते हो, ऑरेंज जूस पीते हो, नारियल का पानी पीते हो, तरबूज खाते हो, खीरा खाते हो, ककड़ी खाते हो। गर्मी में क्या खाते हो? बादाम खाते हो, दूध पीते हो, काजू खाते हो, किशमिश खाते हो। तो क्या होता है, बादाम में गर्मी होती है, तो जिसमें आपका ठंडी निकल जाती है, तो आपको ठंडी कम लगती है, स्वेटर पहनते हो। तो ये आपस में हम क्या कहते हैं, समरसता बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, पर्यावरण का इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरण में जो चीज़ें गर्म होती है उसे हम ठंड में खाते हैं, और जो चीज़ें ठंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, गर्मी में खाते हैं। जैसे खीरा ठंडा करता है तो हम क्या करते हैं, गर्मी में खाते हैं। बादाम गर्म करता है तो ज़्यादातर क्या कहते हैं, ठंड में खाते हैं। बादाम तो ऐसे आपको रोज़ खाना चाहिए, 5 बादाम भिगो के उसको खाइए, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग तेज होगा, तंदुरुस्त होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे उनकी उम्र के थे, देखिए, जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाला खेल, उस समय का उनका पसंदीदा फल, गर्मी के एवं सर्दी के मौसम में वो कैसे बिताते थे, ये सब चीज़ें आपको जानना है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण क्या है, जीवमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, पर्यावरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये जैवीय अजीवीय घटक कौन से हैं, पर्यावरण के घटक कौन से हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल बच्चों आपको पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही आपको मज़ा आता रहे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बहुत बहुत थैंक्स।
तो बाय।